नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। राहुल गांधी विदेश जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घुटनों में अचानक दर्द शुरू हो जाता है। लगातार उनकी आहें कराहें सोशल मीडिया और टीवी पर सुनाई देने लगती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे अब उनकी ड्यूटी लगी है कि जब तक राहुल गांधी विदेश में हैं, एक ही डायलॉग दोहराते रहो, एक ही डायलॉग दोहराते रहो, एक ही डायलॉग दोहराते रहो। वो डायलॉग क्या है? वो डायलॉग है कि राहुल गांधी विदेशों में जाकर भारत की बुराई करते हैं। अब भैया, राहुल गांधी अगर विदेशों में गए हैं और विदेश में भारतीय समुदाय से ही बात कर रहे हैं, तो जो उनके मन में आएगा वो कहेंगे। देश की बुराई कौन सी कर रहे हैं? अगर वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से मुझे नफरत नहीं है, लेकिन मैं उनके विचारों से सहमत नहीं हूं, तो यह देश की बुराई हो गई। या अगर वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रहार कर रहे हैं और आरएसएस के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, तो यह देश की बुराई हो गई। इन सब बातों पे आऊंगा, लेकिन उसके पहले मुझे कुछ और लगता है। दरअसल नरेंद्र मोदी जी को बहुत शौक है विदेश जाने का। भाग भाग के विदेश जाते हैं, गले पड़ पड़ के नेताओं से मिलते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि सबसे मेरी बहुत दोस्ती है, किसी से उनका तू तड़ाम का रिश्ता है, किसी से कुछ है, किसी से कुछ है। ऐसा दिखाने की कोशिश करता है पूरा का पूरा बीजेपी का मीडिया, बीजेपी का आईटी सेल और गोदी मीडिया की हमारे प्रधानमंत्री मोदी की विदेशों में बहुत वक्त है, विदेशों में बहुत इज्जत है। अब यह कोशिश लगातार उनकी चलती रहती है, लेकिन मोदी जी की थोड़ी सी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या तो मोदी जी की यह है कि विदेश में वो सहज नहीं दिखाई देते, जाके गले पड़ते हैं। कई बार ऐसे दृश्य दिखे हैं जिसमें ऐसा लगा है कि विदेशी नेता उनके गले पड़ने को लेकर बहुत सहज नहीं है, फिर भी वो गले लगते रहते हैं। दूसरी बात यह कि कॉन्फिडेंस नहीं है। आपने देखा है कि कई बार बहुत छोटे से संदेश होते हैं, हिंदी में पढ़ना होता है, कई बार छोटे से संदेश होते हैं, लेकिन अगर टेलीप्रॉम्प्टर ना लगा हो तो मोदी जी हाथ में कागज लेकर पढ़ना शुरू कर देते हैं। अपने आप कभी कुछ नहीं बोलते हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना कम कॉन्फिडेंस उनके अंदर है। अंग्रेजी आना नहीं आना तो एक अलग बात है। बहुत सारे लोग हैं जिनको अंग्रेजी नहीं आती है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी तो हिंदी में बोला करते थे और शानदार बोला करते थे। किसी विदेशी ने कभी नहीं कहा कि आप हिंदी क्यों बोल रहे हैं। मोदी जी हिंदी में भी कभी बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोलते हुए आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस बहुत लो है। थिएटर एक्ट्रेस जिसको कहते हैं, अभिनय जिसको कहते हैं, गले लगना, फोटो खिंचाना, इधर खड़े होना, उधर खड़े होना, इन सारे चीजों का सहारा लेकर वो प्रभावी बनने की कोशिश करते हैं। तीसरी और सबसे जरूरी बात, राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं वो अक्सर यूनिवर्सिटीज के अंदर छात्रों से बात करते हुए पाए जाते हैं। छात्र सवाल पूछते हैं, राहुल गांधी जवाब देते हैं, या फिर मंच पे कोई बैठा रहता है, वो सवाल पूछता है, राहुल गांधी जवाब देते हैं। ना कोई टेलीप्रॉम्प्टर होता है, ना सामने कोई कागज होता है। अब हमारे आदरणीय मोदी जी गोदी मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर नहीं पाते हैं। हिंदुस्तान के अंदर कहीं ऐसा किसी ने नहीं देखा कि वो कहीं बैठे हों और सवाल जवाब हो रहा हो। तो वहां पर जहां बेहद पढ़े लिखे लोग हैं, वहां सवाल जवाब तो कर नहीं सकते। तो होता यही है कि वहां पर डायस्पोरा को इकट्ठा करके हाउडी मोदी कराया जाता है और टेलीप्रॉम्प्टर देखकर कुछ चीजें वो पढ़ देते हैं। इससे ज्यादा इंटरैक्शन करने की हिम्मत ऐसा लगता है उनके अंदर नहीं है, जबकि राहुल गांधी जहां जाते हैं वहां इंटरैक्शन करते हैं। ये सारी चीजें मिलकर नरेंद्र मोदी जी में, हमारे प्रधानमंत्री जी में और जो उनके मंत्रिमंडल के सदस्य हैं या फिर जो हमारा गोदी मीडिया है, उनके अंदर यह बहुत मुमकिन है कि एहसास कमतरी यानी कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भरता हो कि अरे यार, ये आदमी जहां जाता है वहीं सीधी बात कर लेता है। सवाल लोग पूछते हैं, एक से एक मुश्किल सवाल पूछते हैं, जवाब देता है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री 10 साल तक प्रधानमंत्री रहने के बाद एक सामान्य शिष्टाचार की बात भी कागज से पढ़ते हैं। अगर टेलीप्रॉम्प्टर ना हो तो उनकी जबान लड़खड़ाने लगती है। ये कहीं ना कहीं एहसास कमतरी भीतर भरती होगी, जिसकी वजह से राहुल गांधी के विदेश जाते ही, जैसा मैंने बताया, इनके घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है। वैसे ये लोग कहते हैं कि राहुल गांधी देश को बदनाम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने देश के बारे में जैसी जैसी बातें अलग अलग देशों में कही हैं, उनको अगर आप सुनेंगे, और सुना होगा आपने, ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई ये कहीं आ रहा है, एक्सक्लूसिव कुछ मेरे पास है, वही है जो सोशल मीडिया पर है, तो
नरेंद्र मोदी से ज्यादा विदेशों में जाके देश के बारे में तो किसी ने कुछ नहीं कहा। छोड़ो यार, डूब गए, कुछ होगा नहीं। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है? चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और। कौन सा पंजा था जो 85 पैसा घिस लेता था? सरकार जिनको गंदगी करनी थी वो गंदगी करके चले गए, लेकिन हम सफाई करके जाएंगे। मच ऑफ इंडिया दैट वी ड्रीम ऑफ इज येट टू बी बिल्ट। दवाइयां पैकिंग अच्छा होता है, दवाई लिखने वाले को भी कुछ मिलता रहता है। आप जानते होंगे डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस कभी सिंगापुर होती है, कभी दुबई होती है। वहां कोई बीमार है इसलिए नहीं जाते, फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए जरूरी है, करते हैं। I'm very surprised to hear such a statement from a head of the family and that too on a foreign soil. अब आप सोचिए, मैं भी भारतीय हूं और आज पैदा नहीं हुआ हूं, मुझे भी पैदा हुए 5 दशक लगभग हो गए। जिंदगी में सैकड़ों हजारों लोगों से मिला हूं, उस गुजरात के लोगों से भी मिला हूं, वहां भी रहा हूं जहां के हैं नरेंद्र मोदी जी। आपको कोई आदमी ऐसा मिला जिसने कभी यह कहा हो कि मेरी तो किस्मत फूट गई कि मैं भारत में पैदा हुआ? कभी किसी ने ऐसा कहा होगा जब हमारा देश गुलाम था, बहुत सारे लोग बाहर पढ़ने जाते थे। महात्मा गांधी बाहर पढ़ने गए थे, जवाहरलाल नेहरू गए थे, पटेल गए थे, जिन्ना गए थे, सावरकर गए थे। कभी किसी ने यह बात कही कि मेरी किस्मत फूटी थी कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूं? संभव है गुजरात में जिस माहौल में वो रहते हैं उस माहौल में 2-4 लोगों ने उनसे कहा हो, लेकिन गुजरात में भी किसी आम आदमी को मैंने ये कहते नहीं सुना कि मेरी किस्मत फूट गई, मैं भारत में पैदा हो गया। भले वो पैसे कमाने के लिए कैसे भी डंकी मार के कुछ भी करके वो विदेश जाते हैं, ये सच्चाई है, लेकिन देश के लिए ऐसा भाव, और ये वो लोग हैं जो रामचरितमानस की बात करते हैं, रामायण की बात करते हैं, जहां पर जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी की बात की गई है। अपि स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण में न रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कि लंका में सोना बहुत है, सोने से भरी हुई है, लेकिन मुझे वो नहीं अच्छी लगती है। जो मां और मातृभूमि होते हैं वो स्वर्ग से भी बेहतर होते हैं, ये हमारे देश में कहा जाता है। और वहां हमारे प्रधानमंत्री बाहर जाकर कहते हैं कि लोग अपना माथा पीटते थे, लोग कहते थे कि कहां से इस देश में पैदा हो गया। इससे ज्यादा कोई देश की बेइज्जती कर सकता है? मुझे नहीं लगता कि अपने देश की इससे ज्यादा कोई बेइज्जती कर सकता है। मोदी जी ने की है, वो लोगों को याद नहीं आती है। राहुल गांधी क्या बातें कर रहे हैं जो इनको बुरी लग रही हैं, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद अब मोदी जी से किसी को डर नहीं लगता। 56 इंच का सीना, भगवान से सीधा संबंध, यह सब इतिहास बन गया। कहिए इतिहास नहीं बना है? इलेक्शन के बाद एक बार भी आपने 56 इंच की बात सुनी है? इलेक्शन के बाद एक बार भी मोदी जी ने कहा कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं? एक बार भी ऐसा हुआ इलेक्शन के बाद कि मोदी जी कहीं चीख चिल्लाकर बोले हों कि मैं एकदम नॉन बायोलॉजिकल हूं, मेरा सीना 56 इंच का है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा? अब तो हालत यह है कि विदेशों से आते हैं तो जेपी नड्डा भी उनको लेने नहीं जाते हैं, कोई सरकारी अधिकारी रिसीव करके ले आता है, चेहरा गिरा गिरा हुआ है, बहुत सारे भाषण सुने नहीं जाते हैं। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि चुनाव के पहले हमारे बैंक अकाउंट सील कर दिए गए थे। गलत कहा। क्या कांग्रेस के चुनाव अकाउंट इलेक्शन के ठीक पहले सील नहीं किए गए थे? उन्होंने कहा कि देश सबका है, यह बीजेपी नहीं मानती। क्या यह गलत कहा? क्या बीजेपी का एक मुख्यमंत्री यह नहीं कहता है कि मियां लोगों को असम पर कब्जा नहीं करने दिया जाएगा? क्या बीजेपी का एक दूसरा मुख्यमंत्री खड़ा होकर यह नहीं कहता है कि इस देश में रहना है तो जय श्री राम जय श्री कृष्ण कहना है? क्या इस देश का एक तीसरा मुख्यमंत्री लगातार मुसलमानों के खिलाफ आग नहीं उगलता है? क्या यह सच नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान कई ऐसे भाषण दिए जिनको हेट स्पीच समझा जाना चाहिए?
तो अगर ये सच वहां पर वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश को सबका नहीं समझती है, तो इससे भारतीय जनता पार्टी को क्यों दिक्कत होनी चाहिए? इसमें देश की क्या बेइज्जती है? अगर बेइज्जती है तो भारतीय जनता पार्टी की है, और भारतीय जनता पार्टी अभी तक देश नहीं बना, और आरएसएस तो किसी भी हालत में देश नहीं है। आरएसएस क्या है? एक संगठन है। कितना बड़ा है, कैसा है, यह आप जानिए, क्योंकि वो अपने सदस्यों की सूची तक नहीं देता है। आप आरएसएस के जो सरसंघ चालक हैं उनको भगवान समझिए, लेकिन इस संविधान के हिसाब से तो उनकी कोई हैसियत नहीं है, किसी संवैधानिक पद पर नहीं है। और आरएसएस के बारे में हजार बातें कही जाती हैं, हजार बातें सुनी जाती हैं। तो अगर उन्होंने कहा कि आरएसएस भारत को नहीं समझती है, तो गिरिराज सिंह को इतना दर्द क्यों हुआ, यह मेरे समझ में नहीं आता। मैं तो कह रहा हूं आरएसएस भारत को नहीं समझती है। वो नहीं समझती है कि 1000 सालों में जो ये देश बना है, हजारों सालों में जो ये देश बना है, वो देश नफरत पर नहीं, प्रेम पर बना है। वो हिटलर के जिस मॉडल को यहां पर लागू करना चाहती है, सारी दुनिया उसको खारिज कर चुकी है। तो मैं तो कह रहा हूं आरएसएस नहीं समझती। अगर राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं तो दिक्कत क्या है? अगर वो कह रहे हैं कि आरक्षण को अभी खत्म करने का समय नहीं है क्योंकि भेदभाव जबरदस्त है, आरक्षण को खत्म करने का समय इसलिए नहीं है क्योंकि रिप्रेजेंटेशन जिस चीज के लिए था आरक्षण कोई गरीबी हटाओ योजना नहीं था, और वैसे तो गरीबी भी हमारे यहां खत्म नहीं हुई है, लेकिन आरक्षण था रिप्रेजेंटेशन के लिए लाया गया था। इसीलिए गलत बात कही जाती है कि बाबा साहब ने 10 साल के लिए कहा था। 10 साल उन्होंने पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए कहा था, नौकरियों में रिजर्वेशन के लिए कोई वक्त उन्होंने नहीं कहा था। और नौकरियों में रिजर्वेशन की बात इसलिए हुई थी ताकि रिप्रेजेंटेशन हो सके। क्या यह सच्चाई नहीं है कि हमारे न्यायालयों में, हमारे विश्वविद्यालयों में, हमारे कॉलेजों में, हमारे उच्चतम पदों पर अभी भी दलितों, ओबीसी, पिछड़े की कोई जगह खास दिखाई नहीं देती? तो अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब तक ये रिप्रेजेंटेशन बराबर नहीं होता आरक्षण की जरूरत है, तो इसमें देश की बेइज्जती कहां से है? अगर राहुल गांधी जातिगत जनगणना को जरूरी मानते हैं तो इसमें देश की बेइज्जती कहां से है? हां, जब वो ये बात कहते हैं कि अगर निष्पक्ष चुनाव होते तो बीजेपी 246 सीटों तक नहीं पहुंचती, तो हो सकता है आपको दर्द हो, लेकिन ये सवाल तो है। एडीआर ने भी ये सवाल पूछा है, परकला प्रभाकरण भी ये बात कह रहे हैं, बहुत सारे लोग ये बात कह रहे हैं। एक बार जांच करा लीजिए, एक बार जांच करा लीजिए कि जितने वोट पड़ते हैं उससे ज्यादा या कम कैसे काउंट हो जाते हैं। आप जांच कराने को तैयार नहीं हैं, कोई बोले नहीं, आप सब कुछ करते रहें, कोई आवाज ना उठाए। यही आपका अगर दर्द है तो यह दर्द आपको बहुत लंबे समय तक बर्दाश्त करना है, क्योंकि राहुल गांधी अब पूरी दुनिया में धीरे धीरे भारत के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जाने जा रहे हैं। और देश के अंदर अब उनका वह सम्मान है कि आप जो ये छिछले आरोप उनके ऊपर सोशल मीडिया पर लगाते हैं, इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। चाहे अब राजनाथ सिंह ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जिस समय नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी कई सारे इंटरनेशनल मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करते थे। आपकी तो हालत यह है कि आप कांग्रेस के विपक्ष का दर्जा देने को ही तैयार नहीं थे। 2-4 सीटें कम थी तो आपने विपक्ष के नेता का पद ही नहीं दिया। एलओपी तब दिया जब आपकी मजबूरी हो गई। आपने कभी विपक्ष के ऊपर यह भरोसा किया? आपने कभी विपक्ष को भेजा किसी इंटरनेशनल मंच पे भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए? अगर आप भेजते जहां वो सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जाते, तो वो वही बातें करते जो बातें उनको करनी चाहिए, वहां पर उस रूप में बात करते। लेकिन अगर वो विपक्ष के नेता के रूप में गए हैं तो फिर वो विपक्ष के नेता के रूप में ही बात करेंगे। वो दौर था जब पक्ष हो या विपक्ष हो, वो एक दूसरे की बुराई में इस लेवल तक नहीं जाता था। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं आदरणीय राजनाथ सिंह जी, मुझे किसी कांग्रेसी नेता का एक बयान दिखा दीजिए जब वो सत्ता में थे कि वो भाजपा मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। कभी यह बयान नहीं आया होगा, लेकिन आप लोग तो पहले दिन से कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बात कर रहे हैं। तो ये जो आपसी भरोसा, आपसी सद्भाव था, ये किसने खत्म किया? ये आप लोगों ने खत्म किया। और जब अब खत्म कर दिया है तो पुराने दिनों को याद करके दुखी होने की जरूरत नहीं है। अब तो ये होगा। आप अगर आज 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद भी बाहर जाकर कांग्रेस राज की बुराइयां करते हैं, कांग्रेस के नेताओं के बारे में घटिया बातें करते हैं, तो फिर आपको सुनने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। अगर आपके कार्यक्रम में लोग हाउडी मोदी करने के लिए आते हैं, तो राहुल गांधी के कार्यक्रम में भी लोग आते हैं, लोग सुनते हैं। और जब लोग आएंगे, लोग सुनेंगे, तो वो अपने मन की बात कहेंगे। ये उम्मीद तो छोड़ दीजिए कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के मन की बात कहेंगे।
अगर आपने वो सद्भावना, वो सद्भाव, वो आपसी सहयोग बनाकर रखा होता तब शायद वहां पर बात होती। लेकिन आप तो पीछे पड़ गए थे राहुल गांधी की सदस्यता खारिज करने के लिए। महुआ मोइत्रा की सदस्यता खारिज कर दी आपने। आपने तो विपक्ष के नेताओं को शत्रुओं की तरह देखा, दुश्मनों की तरह देखा। तो अब विपक्ष के नेताओं से क्यों उम्मीद कर रहे हैं? और रहा सवाल एहसास कमतरी उर्फ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का, तो वो तो झेलना पड़ेगा, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। आप चाहे 10 साल से पप्पू पप्पू करते रहिए, लाखों करोड़ों खर्च करते रहिए, लेकिन वो आदमी तो पढ़ा लिखा है। वो आदमी आराम से अंग्रेजी में बात करता है, हिंदी में बात करता है, दोनों भाषाएं उसको बहुत अच्छे से आती हैं। वो आदमी अर्थशास्त्र की अच्छी जानकारी रखता है, यहां तक कि धर्मशास्त्र की भी अच्छी जानकारी रखता है। अगर आपको दिक्कत हो तो आप में से कोई आमने सामने बैठ के कभी बहस कर ले संसद के अंदर, समझ में आ जाएगा। संसद के अंदर जब वो बोलता है तो दिखती है आप लोगों के चेहरे पर घबराहट। अब ये घबराहट रखने की आदत डाल लीजिए, इस सच्चाई को स्वीकार कर लीजिए कि आपके पूर्ण बहुमत का वक्त गया। राहुल गांधी को लगातार बदनाम करने की आपकी कोशिशें बेकार हो चुकी हैं। अब वो नेता विपक्ष हैं, अब वो बोलेंगे भी, और जब वो बोलेंगे तो जनता सुनेगी भी। आप चाहे कितना भी दुखी हों, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी समस्या है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।